मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the dear students, welcome again to the Almir Science Academy। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चले स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे पिछले लेक्चर से। तो सबसे पहले हमने देखे तो हमने किया क्या था, हमने कहा था कि एक सेल है ये, उसके सेंटर में क्या है जी, न्यूक्लियस। अगर ये एनिमल सेल है, और उसके बाद हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे इस साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन से नीचे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसी मतलब यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे सारा क्या है जी, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जिस तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, तो यहां पर भी एक ऑर्गेनेली थी जिसका नाम था न्यूक्लियोलस। क्या था, न्यूक्लियोलस। और साथ में यहाँ पे था क्रोमैटिन मटेरियल। मतलब क्रोमैटिन मटेरियल क्या था, जो कॉम्बिनेशन था किसका, डीएनए और प्रोटीन का। तो बच्चे इस तरह हमने देखा कि यहाँ पे जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स थी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मेम्ब्रेन थी, इर्द गिर्द मेम्ब्रेन थी। और उन मेम्ब्रेन्स का पर्पस ये था, क्योंकि हर ऑर्गेनेली के एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं, तो उन एंजाइम्स को साइटोप्लाज्म से डिफरेंट रखने के लिए अल्लाह ताला ने इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स लगाई थी। इसी तरह ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ एंजाइम्स हैं, और इन एंजाइम्स को, इस न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम्स को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखने के लिए अल्लाह ताला ने ये जो मेम्ब्रेन लगाई है, ये वाली बच्चों, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप बेसिकली गिलाफ को कहते हैं। तो इसका मतलब इन्वेलप के अंदर दोनों ही मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन प्लस साथ में क्या आ जाएगा जी, आउटर मेम्ब्रेन। तो याद रखो, न्यूक्लियर इन्वेलप कह लो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही बात है, बट ये देखना है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर दोनों ही मेम्ब्रेन्स आती हैं, इनर वाली भी और आउटर वाली मेम्ब्रेन भी। और इन मेम्ब्रेन्स का काम क्या है कि बाहर पड़े हुए साइटोप्लाज्म को अंदर पड़े हुए न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट करना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, इसको इस साइटोप्लाज्म से अलग रखने के लिए क्या है जी, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसको डिटेल में। तो हमने देखा कि ये अपीयर कैसे हो रही है, एक्चुअली में नजर कैसे आती है। तो बच्चों आपको सामने नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, और आपको ये पता चलेगा कि इस डबल मेम्ब्रेन में ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर बाउंड्री है, इसके बाहर क्या है जी, राइबोसोम्स अटैच है। ये देखें जी, राइबोसोम्स अटैच है। अब आप कहेंगे सर राइबोसोम मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ये तो फंक्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही, जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था और हमने ये देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट हो रहा था। तो यहां से आप इसको कट करें फॉर एग्जांपल, तो यहां से आप देखेंगे कि ये है जी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस तरह इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसी तरह इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम्स हैं। तो इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन को आप देखें तो उसकी अपीयरेंस कैसे है, क्योंकि उसके ऊपर भी राइबोसोम्स हैं, और ये किसके साथ अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्योंकि दोनों बेसिकली सेम ही लग रही हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन जो है, ये देखें आप, ये फॉर एग्जांपल जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, कोई भी इसकी तरह इस तरह की कोई चीज अटैच नहीं है। और हाँ, इनमें देखें एक आउटर मेम्ब्रेन ये वाली है, इनर मेम्ब्रेन ये वाली है, इनके दरमियान में ये वाली जगह, ये वाली जगह, इसको हम कहते हैं जी पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या इन अदर वर्ड आप इसको ल्यूमन भी कह सकते हैं। तो जो बातें हमने डिस्कस की उसमें हमने क्या देखा कि बेसिकली न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर दोनों ही मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे। इन्वेलप किसको हम कहते हैं, किसी ग्लाफ को। तो बेसिकली ये ग्लाफ है जिसने इसको कवर किया हुआ है, और इसके अंदर दोनों ही मेम्ब्रेन्स आएंगी, इनर भी और आउटर भी। और इसी तरह हमने देखा कि जी इनर मेम्ब्रेन के साथ कोई भी राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स अटैच है। इसका मतलब ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे।
और ये किसके साथ अटैच है? बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच। और हमने डिटेल में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला ल्यूमन और ये जो न्यूक्लियस का ये वाला ल्यूमन, दोनों के दरमियान में कोई सेपरेशन नहीं होती, ये दोनों एक ही साथ में कंबाइन होते हैं, दोनों का ल्यूमन सेम होता है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसकी अपीयरेंस के बारे में हमने देख लिया कि आउटर मेम्ब्रेन भी कैसी नजर आती है, आउटर और इनर दोनों के बारे में हमने देख लिया है। आइए देखते हैं बच्चों, हमने डिटेल में देखा था कि यहाँ पे होता है डीएनए, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डीएनए है वो बेसिकली पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। और वो कैसे कंट्रोल करता है? वो तो प्रोटीन बना के कंट्रोल करता है। तो डीएनए को, यहाँ पे बड़े हुए डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए बाहर क्या भेजना पड़ेगा? राइबोसोम, सॉरी मैसेंजर आरएनए। और वो मैसेंजर आरएनए बाहर जाके राइबोसोम के साथ मिलेगा। मैसेंजर आरएनए बाहर जाके राइबोसोम के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर याद हो राइबोसोम्स वाला लेक्चर, तो हमने उसमें देखा था कि ये राइबोसोम्स बन रहे हैं। इसी तरह बेटे न्यूक्लियर राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स ये बजाते खुद ये वाले, ये इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, जो कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म के साथ कोई एक्सचेंज है। जैसे इस मैसेंजर आरएनए को यहां से यहां तक मूव करने के लिए, मतलब अंदर से बाहर मूव करने के लिए कुछ दरमियान में पोर की जरूरत है, किसी सुराख की जरूरत है जिसके जरिए वो बाहर आ सके, किसी रास्ते की जरूरत है। इसी तरह अगर यहाँ पे राइबोसोम्स बन रहे हैं, तो उन राइबोसोम्स को बच्चों, जो राइबोसोम यहाँ पे बनते हैं, उनको बाहर आने के लिए भी जो है ना, किसी रास्ते की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने इन मेम्ब्रेन्स के दौरान में कहीं पर रास्ते बना दिए, और वो रास्ता मैं फॉर एग्जाम्पल ये बना देता हूँ, ये रास्ता मैंने बना दिया, ये बच्चे मैंने रास्ता बना दिया, ये रास्ता बना दिया, ये रास्ता बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ड्रॉ करूंगा अभी बड़ा करके, तो ये हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियस, ये इसकी डबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जी क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल, जो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है पूरा, और यहाँ पे है जी राइबोसोम्स, जो किसका वेट कर रहे हैं? जो बेसिकली वेट कर रहे हैं जी यहाँ से आने वाले मैसेंजर आरएनए का। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर पोर, ये जी न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर बच्चों। आप जानते हैं कि ये वाली इनर मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन से बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन जैसे ही ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से मिलती हैं, तो ये दरमियान में क्या बन जाता है? पोर। तो ये आपने याद रखनी बात कि जहां पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन मिलेंगे, इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब जहां पे ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वहां पे क्या बन जाता है? पोर। और उस पोर की इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए का पोर्शन है, तो यहाँ से जो आरएनए बनना है ये वाला, ये आरएनए इसी पोर के जरिए जाता है बाहर और राइबोसोम के साथ अटैच होकर प्रोटीन बनाता है। सो आई कैन से कि मेम्ब्रेन बेसिकली बिल्कुल कंटिन्यू नहीं है, मतलब इनके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कोई सुराख हो ही ना, क्योंकि ये देखे ना, ये सेंट्रल जो मतलब सेंट्रल पार्ट के तौर पे काम कर रहा है। हमने कहा ये ब्रेन की तरह का काम कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इसका इंटरकनेक्शन तो होगा ना साइटोप्लाज्म के साथ। और उस साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्शन का मतलब है चीजों की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो होनी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए तो रास्ता चाहिए, और रास्ता कब बनेगा? जहां पे ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में कंबाइन कर गई, ये देखिए यहाँ पे आपस में मिल गई, तो जहां पे ये कंटिन्यूस है वहां पे क्या बन गया है? पोर। तो हमने देखा कि न्यूक्लियर पोर क्या होता है? जो बेसिकली एक पाथ, एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके। और जैसे यहाँ पे बनने वाले एंजाइम्स वगैरह हैं, जो ये सारा काम करवा रहे हैं, डीएनए से आरएनए बनने वाला, वो सारे यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाएंगे। तो ये सारे फंक्शन कौन करवाएगा? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके जरिए होगी? वो बेसिकली इस रास्ते के जरिए होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। अब आप कहेंगे सर क्या सभी सेल्स में नंबर ऑफ पोर्स सेम होता है? मतलब मैं आपसे कहता हूँ कोई एक सेल लो, कोई दूसरा सेल लो, तो क्या दोनों में पोर्स की तादाद सेम होगी? बेटे नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी रीजन ये है कि याद रखो, जिस सेल के अंदर प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है ना, जिस सेल में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। जिस सेल्स में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है वहां पर, और प्रोटीन किससे बनता है? मैसेंजर आरएनए से। और मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? वो तो डीएनए से बनता है। तो इसीलिए जिस सेल्स में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, उन सेल्स में डीएनए भी ज्यादा होता है। तो मैं ऐसे कह दूं कि डीएनए ज्यादा के अलावा मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियस उनमें बड़ा होगा, क्योंकि डीएनए कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसे सेल्स जिनमें ज्यादा फंक्शंस होने होते हैं, जिनमें ज्यादा काम चाहिए, वहां पर प्रोटीन ज्यादा चाहिए, और प्रोटीन बनता है मैसेंजर आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? डीएनए से। और डीएनए ज्यादा होना चाहिए, तो डीएनए कहां पे है? वो न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब मैं कहूंगा न्यूक्लियस बड़ा होना चाहिए। तो याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं
कि जैसे हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड और एक को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एक ही फंक्शन होता है, मतलब कोई एक काम करना है, उन्होंने ज्यादा काम, जैसे स्टमक है ना, स्टमक के सेल्स ने क्या काम करना है, डाइजेशन वाला, ऐसे ही है। लेकिन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन एक नहीं होता, बहुत ज्यादा फंक्शंस वो कर रहे हैं एट द टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं एग, अंडा। अच्छा, अब आप इसको मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर एग के साथ स्पर्म मिलता है और एग और स्पर्म मिलके क्या बना देते हैं जी, वो बना देते हैं जाइगोट। तो जाइगोट बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म के मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब इस एग को मैं कहूंगा जाइगोट है और बेसिकली क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। अब अगर आप इस एग को देखें, फॉर एग्जाम्पल हम अंडा खाते हैं और उस अंडे के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स, और हम देखते हैं ना अंडे के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो बच्चों वो प्रोटीन कब ज्यादा बनेंगे, जब मैसेंजर आरएनए ज्यादा होगा। जब मैसेंजर आरएनए ज्यादा होगा तो डीएनए ज्यादा होगा, डीएनए ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस भी ज्यादा होगा। तो याद रखो जितना बड़ा न्यूक्लियस उतने ही ज्यादा पोर्स। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मैसेंजर आरएनए को बाहर आना पड़ेगा। तो फिर एक पोर, दो पोर या चार पोर से काम नहीं चलेगा। इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं 3 से 4 हजार तक सुराख होते हैं सिर्फ। ये देखो ना, इस एग के अंदर, इस एग के अंदर 3 से 4 हजार न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ताकि जितने ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स होंगे उतना ज्यादा मैसेंजर आरएनए बाहर आके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और इसी तरह हम देखें कि अंडे के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इसका लॉजिक आपको पता चला है कि पीछे वजह क्या है। अच्छा, एक बात तो ये होगी कि इस वे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंडे के अंदर न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा क्यों होते हैं। दूसरी बात ये है कि बेटा ये जो जाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग है, इसी से एक न्यू इंडिविजुअल बनना है, एक पूरा इंसान बनना है। अब पूरे इंसान के अंदर तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक वाले सेल्स भी हैं, उसके अंदर ब्रेन वाले सेल्स भी हैं, उसके अंदर हार्ट, लिवर, किडनी सारे के सारे सेल्स हैं। तो इसका मतलब जैसे मैं कहूँ कि एक स्टमक वाले सेल को सिर्फ अपना स्टमक वाला काम करना चाहिए था, ब्रेन वाले को सिर्फ ब्रेन वाले का काम होता है। लेकिन ये जो एग है इसके पास सभी सभी डिफरेंट ऑर्गन्स वाले सेल्स की कॉम्बिनेशन है, इसने सारे के सारे सेल्स बनाने। इसका मतलब इसको ज्यादा काम करना पड़ा है। जब ज्यादा काम करना पड़ना है तो इसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, और ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए ज्यादा मैसेंजर बाहर आना चाहिए। और मैसेंजर आरएनए तो तभी बाहर आएगा ना जब न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा होंगे। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स होंगे उतने ही मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, और उतनी ही प्रोटीन ज्यादा बनने के बाद जो है ना फंक्शन अच्छा फंक्शन होगा। तो असल में हमें पता चला कि एग के अंदर न्यूक्लियर पोर्स की तादाद क्यों ज्यादा होती है। हमने दो वे से एक्सप्लेन किया, एक यूजली आप देखें तो आपको प्रोटीन ज्यादा नजर आते हैं, आपको पता होता है कि एग के अंदर प्रोटीन ज्यादा है, और प्रोटीन ज्यादा बनाने के लिए सारा मैकेनिज्म होना चाहिए। और दूसरा ये है कि एग एग बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, इसमें सारे के सारे सेल्स नेक्स्ट बनाने होते हैं, मतलब ब्रेन, उसमें हार्ट, सभी सभी सेल्स बनाने होते हैं, उसको कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। तो इतने ज्यादा फंक्शंस, मतलब इतने ज्यादा सेल्स बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ना वो न्यूक्लियर पोर्स का होना ज्यादा है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा चाहिए। उसके बाद देखें जी रेड ब्लड सेल्स। आपने ऐसा रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं होता। लेकिन बच्चों जब वो इमेच्योर होता है ना, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब वो बनता है, तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और वो छोटा सा न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर पोर्स भी छोटे होंगे। तो आपकी बुक के अंदर देखा 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स जो है वो होंगे सिर्फ किसके अंदर, वो होंगे भाई न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब न्यूक्लियर पोर्स का होना डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, आपके सेल की डिमांड के ऊपर। और मुझे इंटरेस्टिंग सी बात याद आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, तो बेटे आपको पता होना। इसी तरह अगर आप देखें ना, प्लांट्स के अंदर सीव सेल्स हैं, सीव सेल्स जो फ्लोएम को बनाते हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, हालांकि ये यूकेरियोट्स हैं। तो इसकी रीजन ये है कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके अंदर हेमोग्लोबिन बड़ी ज्यादा अमाउंट में होता है। क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस जगह घेर लेगा। वो चाहते हैं कि न्यूक्लियस को खत्म कर दिया जाए, और वो क्या करते हैं कि बेटा वो हेमोग्लोबिन को ज्यादा रखते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही तो रेड ब्लड सेल का काम होता है। तो इसका मतलब वो बेसिकली अगर न्यूक्लियस को खत्म भी कर रहे हैं तो इसके पीछे एक लॉजिक है, और वो ये है कि वो अपने अंदर हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा रख रहे हैं। सेम एज इट आप सीव ट्यूब सेल्स देखें, किनके अंदर, आप देखेंगे फ्लोएम के अंदर। उनका काम है कि वो फूड को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो फूड को नीचे लेके आ रहे हैं। तो फूड की ट्रांसपोर्ट करवानी है तो जाहिर सी बात है उनके पास मेजर फंक्शन है कि फूड की ट्रांसपोर्ट वाला, तो फिर वो अपने न्यूक्लियस को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी तरह हमें आज बेसिकली हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, ठीक है, इसके अंदर पोर्स कितने होते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, क्यों हम न्यूक्लियर इनवेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके बाद हमने देखा कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, आउटर की मेम्ब्रेन की कैसी अपीयरेंस है और इनर मेम्ब्रेन की कैसी अपीयरेंस है।
तो बच्चों यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।